कंपोजिट नंबर, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर। तो आपके पास मान लीजिए कंपोजिट नंबर n है, तो सबसे पहले आप एलसीएम की हेल्प से उस कंपोजिट नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर दोगे। तो a गुणा b गुणा c सो ऑन। अब a क्या है, रिपीट भी कर सकता है, तो इसकी कुछ पावर हो सकती है। ठीक है, यहाँ ए बी सी क्या है बेटा, ए बी सी प्राइम नंबर्स हैं, ए बी सी क्या है बेटा, प्राइम नंबर्स हैं। और ये आगे भी जा सकता है, ए बी सी डी। ठीक है, ये क्यू और ये आर डिफरेंट भी हो सकते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ए की पावर बी की पावर क्यू, सी की पावर आर इंटू डी की पावर ए, ऐसे जाएगा। हमने क्या किया, कोई भी नंबर को प्राइम नंबर्स की पावर्स में चेंज कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिवाइजर्स के लिए बच्चा, टोटल डिवाइजर्स के लिए, और टोटल डिवाइजर्स आप क्या करोगे बेटा, p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन, और अगर आगे है तो आगे भी जाएगा, उन सब का मल्टीप्लाई कर देना पावर्स में वन ऐड करके। अब इसका जो प्रूफ है वो बाइनोमियल थ्योरम या फिर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मिलता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। इसलिए आप अगर उसमें जाओगे तो काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे उसकी नीड नहीं है। सो यू शुड बाय हार्ट दिस फार्मूला, कि अगर टोटल डिवाइजर्स की बात कर रहे हो आप तो इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा बेटा। यस, नेक्स्ट इज सम ऑफ डिवाइजर्स। सम ऑफ डिवाइजर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, सम ऑफ डिवाइजर्स आप कैलकुलेट करोगे ए टू द पावर पी प्लस वन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन इंटू बी टू द पावर क्यू प्लस वन माइनस वन अपॉन क्यू बी माइनस वन इंटू सी टू द पावर आर प्लस वन माइनस वन अपॉन सी माइनस वन एंड सो ऑन। आगे है तो आगे भी करते जाएंगे हम, जैसे पहले देखा था। ठीक है, अगर मैं इसे बोल देता हूँ, इसको स्मॉल एन बोल देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स कैसे होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स, अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स है तो वो कैसे निकलेगा, कैपिटल एन टू द पावर स्मॉल एन बाई टू। तो यहाँ पे एन क्या है, टोटल डिवाइजर्स। यानी कि पहले तो मुझे बताइए, जब मैं बोलता हूँ फोर, कंपोजिट नंबर फोर, ठीक है, तो फोर के कितने फैक्टर्स होंगे, 1 2 एंड 4, तो उसका सम कितना आएगा, 4 और 2 6 प्लस 1 7, सम ऑफ डिवाइजर्स आ गया। ठीक है, अब मैं उसका प्रोडक्ट निकालता हूँ, तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 4 2 जा 8 इंटू 1 8 होगा। ये बहुत ही छोटा नंबर है तो आपने इजीली कैलकुलेट कर दिया, बट बहुत बड़ा नंबर आ जाए तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उस केस में ये फॉर्मूलेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं बच्चा, इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। क्वेश्चन है आपका, इफ n इज इक्वल टू 40 देन फाइंड द, वही तीनों, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, देन फाइंड टोटल number of divisors, number 2 sum of divisors, number 3 product of divisors। तो ये तीनों आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स के लिए इसको प्राइम नंबर्स में पहले चेंज कर लीजिए। तो n को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, ये हो गया। अब टोटल डिवाइजर्स n निकाल लीजिए। n आप कैसे निकालोगे, स्मॉल n, ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, इट इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। 8 आपके टोटल डिवाइजर्स होंगे 40 के लिए। जैसे अब मैं काउंट करके भी दिखा देता हूँ, 1 2 4 5 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 10, ठीक है, 10, इसके बाद 10 के बाद 20 40, तो 5 और 3 8। ठीक है, तो ये आपके 8 हो गए। अब मुझे बताइए सम ऑफ डिवाइजर्स आप निकालिएगा। तो सम ऑफ डिवाइजर्स कितना हो जाएगा बेटा, सम ऑफ डिवाइजर्स हो जाएगा a की पावर p प्लस 1, यानी कि a क्या है हमारे पास
2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा बच्चा? 2 की पावर 4 16, 16 माइनस 1 15, 15 अपॉन 1 इंटू 25 24 अपॉन 4। ये 6 टाइम जाएगा 90। तो सम ऑफ डिवाइजर्स कितना हो जाएगा बेटा? 90 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए आगे नोट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स। देखिएगा, थर्ड इज प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा बेटा? आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू कैपिटल एन टू द पावर स्मॉल एन बाई 2। तो कैपिटल एन कितना है? 40 टू द पावर स्मॉल एन कितना है आपके पास बेटा? 8 डिवाइड बाई 2 इट इज इक्वल टू 40 टू द पावर 4। या तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, हो सकता है आप उतना बड़ा नंबर कैलकुलेट ना कर पाए, देन 40 टू द पावर 4 इज योर आंसर। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है ऑब्जेक्टिव में। अगर ऐसा कोई पूछता है वो, देन ही विल गिव द ऑप्शंस अकॉर्डिंगली सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई और इजीली कैलकुलेट। वो ऐसा नहीं है कि इसको कैलकुलेट करवाएगा। हो सकता है यहाँ पर 40 थोड़ा इजी लगे आपको, बट कोई और नंबर हो जाता है 23 की पावर 7, देन तब आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है ना, तो आपको वो समझना पड़ेगा कि ये भी आपका आंसर है। ठीक है, नोट करिएगा बच्चा। यस, डन। चलिए आगे देखते हैं टॉपिक। अब एलसीएम एचसीएफ वो तो आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है बेटा? आपके पास जो भी नंबर्स हैं, उन सभी नंबर्स से ऐसा छोटा नंबर जिसमें बराबर भाग दिया जा सके, है ना। आपके पास कोई नंबर्स हैं 3 या 4 या 5 जितने भी नंबर्स हैं, उन सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड दिया जा सके, ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या होगा, है ना, वो उन सबका एलसीएम होगा, है ना। द नंबर which is divisible by all the given numbers exactly is known as the LCM of those given numbers। ठीक है, यानी कि वो छोटा नंबर जो उन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है वो क्या होगा? LCM होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं आपके पास LCM ऑफ 2 3 4, तो 2 3 4 का आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो एलसीएम। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो बच्चों वाले मेथड से भी, और आपको डायरेक्टली आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो 12 होगा। 12 वो सबसे छोटा नंबर है जिसमें इन तीनों से बराबर भाग दिया जा सकता है या इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन में बराबर आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आता है, इससे छोटा नंबर नहीं हो सकता कोई। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं उसको एलसीएम। अब एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? एलसीएम की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या होगी कि एलसीएम हमेशा इन नंबर से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। ठीक है, एलसीएम जो होगा बेटा हमेशा जो इनमें से सबसे बड़ा नंबर होगा उसके या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं होगा। सबसे बड़े नंबर से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, उससे छोटा नहीं होगा। आपको ये याद रखना है, एलसीएम विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लार्जेस्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, उसके बराबर होगा। HCF क्या होगा? यस, HCF को हम क्या बोल सकते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास कोई 3-4 नंबर है, ठीक है, आपके पास कोई 3-4 नंबर है, उन 3-4 नंबर में, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, यस बेटा बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होगा। यस, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, आप बात समझिएगा, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिससे जो नंबर दिए हुए हैं उन सब में बराबर भाग दिया जा सके, ठीक है। अब फैक्टर का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास ये है, आपके पास ये पोर्शन है, अगर मैं इसको कट करके यहाँ बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, कट करके मैं इस पोर्शन को क्या करता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, तो कुछ शेप ऐसे बन जाएगी। इसको अगर मैं वापस लगाता हूँ तो इसमें कंप्लीटली लग जाएगा और इसको वापस वैसा ही बना देगा जैसे पहले था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसी का पार्ट है। तो ऐसे ही HCF है, HCF वह वो नंबर होता है जो इन्हीं का पार्ट होता है, और जब इन्हीं का पार्ट होगा तो उस नंबर से उनमें भाग दिया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब क्या होगा, यस एनीवन, इसका मतलब ये होगा जो HCF होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू लीस्ट ऑफ द गिवन नंबर्स होगा, लीस्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा HCF से उन नंबर्स में जो दिए हुए नंबर्स हैं उनमें बराबर भाग दिया जा सकता है, वो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे गिवन नंबर्स। HCF डिवाइड्स द गिवन नंबर्स कंप्लीटली, HCF डिवाइड्स द गिवन नंबर्स कंप्लीटली, एक दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसको देखो, एलसीएम तो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, आपको पता है, उधर से आप निकाल सकते हो। एचसीएफ को निकालने का क्या तरीका है बच्चा, एचसीएफ को निकालने के लिए दो तरीका है, एक है डिवीजन प्रोसेस। डिवीजन प्रोसेस कैसे होता है ना, डिवीजन प्रोसेस देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल। डिवीजन आप कैसे करते थे बेटा, डिवीजन आप ऐसे करते थे, मान लीजिए आपको निकालना है HCF ऑफ 2, 3 एंड 5, ये निकालना है। तो आप कोई भी दो नंबर उठा लीजिए, मैंने 2 और 3 लिया, ठीक है, छोटे से बड़े में डिवाइड किया तो क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 1। अब जो रिमाइंडर आया उससे अगले वाले को, डिवाइजर को, पिछले वाले डिवाइजर को डिविडेंड बना दो, ठीक है, 2 1 2 2। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस वक्त जो डिवाइजर होगा वो आपका HCF हो जाएगा, यानी कि HCF ऑफ 2 एंड 3, HCF ऑफ 2 एंड 3 इज 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 और 5 का HCF निकालना है, तो फिर से क्या करोगे आप, 1 और 5 में कर दोगे, 5 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब HCF अभी क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि इन सब का HCF कितना आ गया, फाइनल HCF ये आ गया, दिस इज फाइनल HCF, ये आपका फाइनल HCF हो गया। तो एक तो ये हो गया डिवीजन प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है, यस एनीवन, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही है। एक तो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक तो कॉमन होना चाहिए, ठीक है, एक तो कॉमन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, पावर कम होनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं अगर 2 3 और 5 का, ठीक है, 2 3 और 5 का HCF आप निकालिए, 2 3 और 5 का HCF आप निकालिए, तो पहले तो अलग अलग LCM निकाल लीजिए सभी का। तो इसका LCM क्या आएगा, 1 × 2, 3 का LCM क्या आएगा, 1 × 3, 5 का LCM क्या आएगा, 1 × 5। अब इसमें मुझे बताइए कॉमन क्या है, हाईएस्ट होना चाहिए, पावर सबसे छोटी होनी चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, कॉमन सिर्फ 1 है, तो इसलिए HCF इज इक्वल टू 1। जैसे मैं बोलता हूँ 4 और 6, 2 × 2, 2 × 3, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 × 2 × 1 × 1, ऐसे बोल सकते हो। तो पावर इसमें कितनी 2, इसमें कितनी 1, 3 दोनों में है नहीं, 1 दोनों में है, तो HCF कितना हो जाएगा, इसमें लीस्ट पावर लेंगे, 2 × 1 इज इक्वल टू 2, HCF 2 हो गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी आप कर सकते हो। यू शुड जस्ट रिमेंबर द बेसिक्स ऑफ द क्वेश्चंस, है ना, बेसिक्स अगर आपको आते हैं यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस, आपको ये समझना है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए एक बार, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। यस बच्चा,
हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी HCF ऑफ फ्रैक्शंस। HCF ऑफ फ्रैक्शंस। अगर आपके पास इंटीजर्स ना हो के फ्रैक्शंस आ जाएं तब आप HCF कैसे कैलकुलेट करोगे? यस एनीवन? तो उस केस में आप क्या करोगे? सेपरेटली कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे करोगे? आप कर लीजिए HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। LCM ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर वाले जितने भी हैं उनका तो LCM ले लीजिए और न्यूमरेटर वाले जितने भी हैं उनका HCF ले लीजिए। तो आपको क्या बन जाएगा बेटा? जो फाइनल आएगा और उसको फिर डिवाइड कर लीजिए तो फाइनल जो आएगा वो आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल कैसे 1/2 आपको HCF फाइंड करना है 1/2, 1/3, 1/5 का, सॉरी 2/3 एंड 5/7 कर लीजिए, 5/7 का। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे HCF ऑफ 1, 2 एंड 5 अपॉन LCM ऑफ 2, 3 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 1, 2 एंड 5 1 होगा और LCM ऑफ 2, 3 एंड 7 कितना होगा? LCM ऑफ 2, 3 एंड 7, 2, 3 6, 6, 7 42, 1/42 इज द फाइनल आंसर। बस इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यस बच्चा, हो गया? नोट कर लीजिएगा। देखिए नाउ LCM ऑफ फ्रैक्शंस। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक LCM ऑफ फ्रैक्शंस। तो LCM आप कैसे निकालोगे फ्रैक्शंस का? LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या करोगे बेटा? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको LCM निकालना है किसका? 2/3, 5/11, 6/7 ये है। तो आप क्या करोगे? LCM ऑफ 2, 5, 6 अपॉन HCF ऑफ 3, 7, 11। आप कैलकुलेट कर लीजिए। LCM 2 ये हो जाएगा आपके पास 30 अपॉन HCF 1। तो LCM कितना आ जाएगा इसका? 30 विल बी योर आंसर। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ योर नॉट? यस, इज इट क्लियर? नोट करिएगा बच्चा। चलिए इसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी उसको और देख लीजिएगा। If A and B are two numbers, if A and B are two numbers, then A cross B will be equal to LCM of AB into HCF of AB। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM ऑफ द नंबर्स इनटू HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यस डन। चलिए आगे करते हैं। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स। यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स। अब आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, अब यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए। साइक्लिसिटी का क्या रोल है वो हम बाद में देखेंगे, बट आपको साइक्लिसिटी समझ में आनी चाहिए। जब मैं बोलता हूं किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 1 हो
यानी कि यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट आपके पास क्या है 1 है, तो आपका साइक्लिसिटी क्या होगी? साइक्लिसिटी मतलब नंबर का रिपीटिशन क्या होगा, हमेशा उसका आप 1 की पावर 1 करो, 1 की पावर 1 करो, 1 की पावर 2 करो, 1 की पावर 3 करो, सो ऑन, कुछ भी करिए, हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही रहेगी। अगर आपका यूनिट डिजिट 2 है किसी भी नंबर का, तो आप मुझे बताइए 2 की पावर 1 करोगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 2 करोगे तो 4, 2 की पावर 3 करोगे तो 8, 2 की पावर 4 करोगे तो 6, 2 की पावर 5 करोगे तो फिर से 2 आ जाएगा और रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसकी साइक्लिसिटी कितना हो जाएगा बेटा? साइक्लिसिटी इज 4, यानी कि हर एक 4 नंबर के बाद, यानी कि हर एक 4 पावर के बाद, 2 की हर एक 4 पावर के बाद इसका यूनिट डिजिट रिपीट करना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। इसको बस अभी ऐसे ही समझिए। 3 का रेपिटेशन कब होगा बेटा यूनिट डिजिट का? 3 की पावर 1 करिए 3, 3 की पावर 2 करिए 9, 3 की पावर 3 करिए 7, 3 की पावर 4 करिए 1, इसके बाद रेपिटेशन शुरू हो जाएगा। यानी कि साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? साइक्लिसिटी इज 4। यस, मुझे बताइएगा यहाँ पे यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी, नंबर है आपका पास 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6, 4 की पावर 3 फिर से 4, साइक्लिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? साइक्लिसिटी इज 2। सिर्फ 2 ही डिजिट चेंज होंगे, रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, 5 का साइक्लिसिटी 1 होगा, साइक्लिसिटी इज 1, यानी कि एक ही डिजिट आ रहा है यूनिट। 6 का साइक्लिसिटी 1 होगा, साइक्लिसिटी इज 1। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 9, 7 की पावर 3 3, 7 की पावर 4 1, तो साइक्लिसिटी कितना हो जाएगा? साइक्लिसिटी इज 4। 8 का कितना हो जाएगा? 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 4, 8 4, 8 की पावर 3 2, 8 की पावर 4 6, तो साइक्लिसिटी कितना हो जाएगा इसका? साइक्लिसिटी इज 4। 9 का 9 एंड 1, साइक्लिसिटी इज 2। तो ये हो जाएगा कि ये 2 और 4 ये क्या है बेटा? इतने पावर्स के बाद वो वैल्यू जिसका यूनिट डिजिट इधर है लेफ्ट साइड में है वो रिपीट करना शुरू हो जाएगा। दैट इज नोन एज द साइक्लिसिटी ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है ना, ये आपको रिमेंबर करना है, ये आपको बाय हार्ट करनी है टेबल। इसको पहले आप अच्छे से नोट करिए और फिर क्वेश्चंस के थ्रू इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कैसे करेंगे? एक दो क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। यस, नोट करेगा बच्चा। These are important concepts as far as number theory is concerned। ठीक है, आपको ये सभी कंसेप्ट अच्छे से याद करने हैं बेटा। Yes, done। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फाइंड द (48 to the power 2019). Find the unit digit of 48 to the power 2019। Yes, this is the question, you have to find this। चलिए कैलकुलेट करिएगा। यस बच्चा, चलिए कैलकुलेट। यस, डन। देखिए सॉल्यूशन देखिएगा इसका। पहली बात तो ये है कि हमें नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ देखना है नंबर का यूनिट डिजिट क्या है। तो नंबर का यूनिट डिजिट 8 है और उसकी पावर कितनी है बेटा? 2019 है। अब आप मुझे बताइए 8 की पावर 1 करते हैं तो आंसर 8 आएगा, 8 की पावर 2 करेंगे तो आंसर 6 आएगा। यूनिट डिजिट से, नंबर से मतलब नहीं, यूनिट डिजिट। 8 की पावर 4 आएगा, 8 की पावर 3 करेंगे तो 2 आएगा और 8 की पावर 4 करेंगे तो 6 आएगा और इसके बाद फिर से रिपीट हो जाएगा। यानी कि हर एक 4 पावर के बाद इसका यूनिट डिजिट रिपीट होता चला जाएगा। यानी कि साइक्लिसिटी 4 हो गई तो पावर 4 कर दिया हमने, पावर 4 कर दिया, ब्रैकेट लगाया, तो यानी कि ये वाली पावर अब डिवाइड हो जाएगी। यानी कि यहाँ जो पावर है और यहाँ जो पावर है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2019 आ जाना चाहिए। तो यानी कि 4 × x = 2019 करेंगे हम। ठीक है, तो x = कितना हो गया? 2019/4।
तो इसको देख लीजिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 5 से 20 0, सॉरी 4 5 से 20 0, 4 4 से 16, 3 रिमाइंडर है, तो मैं क्या करूंगा 8 का क्यूब अलग कर दूंगा, ठीक है, 8 का क्यूब अलग हो गया। अब ये जो है इसका 4 पावर, यानी कि हर एक 4 पावर बाद रिपीट कर रहा है, यानी कि हमेशा 6 पे आके ये रुकेगा, है ना, 6 इसका यूनिट डिजिट होगा हमेशा, आप कभी भी कर लीजिए 6 आएगा हमेशा इसका यूनिट डिजिट, ठीक है, 6 आएगा इसका यूनिट डिजिट, इंटू 8 का क्यूब, इंटू 8 का क्यूब। अब आप देखिए 6 इंटू 8 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 512, 512, और 512 का यूनिट डिजिट कितना होगा 2 होगा, ठीक है, 6 इंटू 12, 6 इंटू 12, यानी कि यूनिट डिजिट सबसे इस नंबर का सबसे आखिर वाला 2 होगा, तो 2 इज द आंसर, यानी कि 2 इज द आंसर। आपको ये समझना है कि इसकी पावर करने के बाद इसका नंबर क्या बनेगा उससे हमें मतलब नहीं है बच्चा, यहां पे ये जो भी नंबर बने 48 की पावर 2019 करने के बाद जो भी नंबर बने वो कुछ भी बने, बट उसका यूनिट डिजिट हमेशा 2 आने वाला है, अगर ये क्वेश्चन सही है तो, ठीक है, बस हमें वो यूनिट डिजिट निकालना था, हमने निकाल दिया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं यूनिट डिजिट को, यस नोट करिएगा। यस चलिए देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपने क्लास 8 में वैसे तो पढ़ चुके हो, स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स, ठीक है, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं उस पर तो हम नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि आपको ये नहीं पूछने वाला कोई कि आप डायगोनल मेथड से स्क्वायर निकालिए या फिर आप क्या कहते हैं फॉर्मूले ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाले कंसेप्ट को यूज़ किया आप निकालिए या विजुलाइजेशन मेथड से आप निकालिए, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। आपसे जो भी पूछेगा वो फाइनल आंसर पूछेगा, और फाइनल आंसर निकालने के लिए आप फ्री हो दैट यू कैन यूज एनी फॉर्मूला, ठीक है, आप समझ रहे हो इस बात को, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज आपके माइंड में रहनी चाहिए, और वो आपकी प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बेटा। अच्छा समझ पा रहे हो आप इस बात को, वो बहुत हेल्प करने वाली हैं, तो वो आपको याद रखनी है। जैसे स्क्वायर ऑफ नंबर्स, ठीक है, स्क्वायर ऑफ नंबर्स, तो जब आप स्क्वायर ऑफ नंबर्स की बात करते हो बेटा, तो स्क्वायर ऑफ नंबर्स क्या है, सेम नंबर्स का रिपीटिशन हो जाए और 2 बार रिपीटिशन हो जाए मल्टीप्लाई में, देन दैट इज नॉन एज द स्क्वायर ऑफ नंबर्स, ठीक है, सेम आइडेंटिकल नंबर्स का अगर रिपीटिशन हो जाए मल्टीप्लिकेशन में, देन दैट इज नॉन एज द स्क्वायर ऑफ नंबर्स, ठीक है। अगर इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, अगर इवन नंबर होगा, इफ नंबर इज इवन, इफ इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी इवन होगा, स्क्वायर इज इवन। अगर ओड नंबर है तो स्क्वायर भी ओड होगा, ठीक है, ठीक है। और क्या हो जाएगा बेटा, और क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ नंबर नेवर एंड्स विद, स्क्वायर ऑफ नंबर नेवर ends in 2 3 7 2 3 7 8। आप देख लीजिए कोई भी नंबर आप कर लीजिए और उसका स्क्वायर करिए, उसका स्क्वायर कभी भी इन नंबर्स में एंड नहीं होगा, उसका नंबर कभी भी इन नंबर्स में एंड नहीं होगा। आप देख लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, कभी भी इन नंबर्स में एंड नहीं होगा, यानी कि किस नंबर में एंड हो सकता है, स्क्वायर ऑफ नंबर एंड्स इन, स्क्वायर ऑफ नंबर
एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6, 9, इसमें एंड हो सकता है। आप कोई भी नंबर चेक कर लीजिए, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको आप याद रखिएगा स्क्वायर के केस में। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइएगा, स्क्वायर तो चलो सिंपल था, जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, जब मैं स्क्वायर रूट की बात करता हूं बच्चा, तो आप देखिए मैं बोलता हूं m बराबर एन स्क्वायर, m बराबर एन स्क्वायर, यानी कि m क्या है, स्क्वायर ऑफ n है, और n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m। यहां जो पावर होती है वो दूसरी साइड में 1 अपॉन में चली जाती है। ठीक है, 1 अपॉन में चली जाती है, और स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर रेडिकल साइन का इंडेक्स 2 है तो वो बोलेंगे हम स्क्वायर रूट। ठीक है, रेडिकल साइन का इंडेक्स अगर 2 है तो वो बोलेंगे स्क्वायर रूट। यहाँ पे पावर जो 2 थी वो दूसरी साइड में जाके 1 अपॉन में चली गई, इसीलिए जो एक का स्क्वायर होगा वो दूसरे का स्क्वायर रूट बन जाएगा। जो एक साइड स्क्वायर होगा वो दूसरे का स्क्वायर रूट बन जाएगा। यानी कि जो प्रॉपर्टीज स्क्वायर की थी उसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज बट सेम कंसेप्ट के साथ स्क्वायर रूट की हो जाएंगी। यानी कि हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर किस किस नंबर का नहीं हो सकता था, यूनिट डिजिट स्क्वायर के एंड में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता था। यानी कि इफ अ नंबर एंड्स विद 2, 3, 7 और 8, it does not have square root, it does not have perfect square root, it does not have perfect square root। ठीक है, जो वहां पे कंसेप्ट था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर इन नंबर्स के एंड में, इन नंबर्स की यूनिट डिजिट में नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई नंबर दिया है जिनका एंड डिजिट ये है तो उसका स्क्वायर रूट भी नहीं आ सकता। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा बच्चा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको मार्क करके नोट कर लीजिएगा बच्चा। यस, एक और चीज है जो हमें याद रखनी है, अगर इफ अ नंबर एंड्स इन ऑड नंबर ऑफ जीरोस then it does not have square root, then it does not have अगर हमारे पास क्या है बेटा, अगर हमारे पास वो है क्या है बेटा, ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो उसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना है।